नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारी खास पेशकश बजट और बाजार में आप सबका स्वागत है। बस बजट आने की तैयारी में और लोग जानना समझना यही चाहते हैं कि इस बजट से क्या उम्मीदें रखी जाए। पहले तो ये रखें या ना रखें, रखें तो कितनी, और क्या बजट चुनाव के हिसाब से बनेगा या वाकई में बजट की तरह वाला बजट होगा। पिछले अनुभव क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये, बजट से पहले और बजट के बाद बाजार को किस तरह से अप्रोच करें, चाल कैसी रहेगी और निवेशकों को क्या कुछ करना है। और इसी सीरीज में हम बात करें बाजार के जाने माने दिग्गजों से, एक्सपर्ट से, और आज भी इस क्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये बेहद खास शो। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तीन खास मेहमान, और तीनों ही खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मुझे बारी बारी से स्वागत करने दीजिए। कोटक म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। इसके साथ ही साथ वाइट ऑक म्यूचुअल फंड के CEO आशीष सोमैया साहब भी हमारे साथ हैं, और साथ में ताहिर बादशाह साहब हैं जो कि इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडियो में आप तीनों एक साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको एक साथ देखते हुए। आशीष सर, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। आमतौर पर है ना, एक तो ये फैशन भी है थोड़ी सी कि भाई इलेक्शन के जस्ट पहले वाला बजट है तो इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट टाइप है, तो इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन पिछले बार पीयूष गोयल साहब ने दिया था ये वाला बजट, और पूरे वो 100 मिनट बोले थे सर, है ना। तो उसके बाद हमने सोचा कि यार इसका मतलब बजट में आएगा तो बहुत कुछ। तो क्या वैसे पहले ये समझाएं कि वाकई में बजट को सीरियसली लेना इस बार भी? नहीं, सीरियसली ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम क्या होता है कि भले अगर समझिए कि टैक्स चेंजेस हैं या बड़े रिफॉर्म्स हैं, समझो अगर वो नहीं भी होता है तभी भी रुख किस तरफ का है, क्योंकि लैंग्वेज बात क्या कर रहे हैं, क्या मुद्दे सामने रख रहे हैं, क्या इनकी प्रायोरिटीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि माइनर चेंजेस है या कोई स्कीम्स है या कोई अनाउंसमेंट्स है, वो तो हो ही सकता है। सो डेफिनेटली कभी भी जहाँ पे से भी मूड या माहौल या रुख समझ में आता है, उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते कभी। ताहिर सर, बड़ी चीज़ें ना हो लेकिन कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी तो जो होगी जो काम की होंगी। नहीं जी, बिल्कुल। सो जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट बजट हो सकता है। शायद मतलब ये वोट ऑन अकाउंट में प्रेजेंट किया जाए या सब्सिक्वेंटली जब पोस्ट इलेक्शन वाला जो भी नॉर्मल बजट होगा वो उसमें, लेकिन इम्पोर्टेंस ज़रूर रख सकता है, क्योंकि एक बजट की इकोनॉमी की एक फ़िलासफ़ी रही है पिछले 2-3 सालों से, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, और फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा उन्होंने मतलब ढील दे चुके थे क्योंकि कोविड के कंडीशंस थे और वो सब था। तो अब थोड़ा मतलब वापस फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ के ऊपर वापस जाना ज़रूरी बनेगा, स्पेशली गिवन दैट आने वाले साल में आने 4-6 महीने के अंदर वी हैव टू बॉन्ड इंक्लूजन में MSA या बॉन्ड इंक्लूजन होना है। करेक्ट। तो उस दौरान यू कैन नॉट गिव अ सिग्नल कि हम वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द फिस्कल पाथ। ट्रू। तो अगर वो आप करने को जाओगे तो मतलब आपको मतलब कुछ हार्ड चॉइसेस वापस एक बार इस बार रिव्यू करनी पड़ेगी। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे पहले हुआ है उसी हद तक, उसी इंटेंसिटी से आप सपोर्ट कर पाओगे, या दूसरी ओर क्योंकि कंजम्पशन थोड़ा लैग हुआ है, या स्पेशली बॉटम ऑफ द पिरामिड पे इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या उसको आप इम्पोर्टेंस देना चाहोगे, चाहे वो बजट इलेक्शन लिंक्ड हो या ना हो। लेकिन एक सेक्शन ऑफ द मार्केट है जो इतना स्ट्रांगली नहीं ग्रो कर रहा है जितना बाकी के सेक्शंस है। तो आई थिंक कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उनको ठीक से एड्रेस करने पड़ेंगे। उस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट विल बी अ रीजनेबली रेलेवेंट बजट। बिल्कुल रेलेवेंट बजट होगा। दो चीज़ें खास तौर से जो ताहिर सर करें कि एक फिस्कल डिसिप्लिन के लिहाज से और कैपेक्स के लिहाज से सरकार क्या कुछ आगे डायरेक्शन देती है इकोनॉमी के लिए, वो इम्पोर्टेंट होगा। हर्षा सर, जनरली लोग मानते हैं कि भाई इलेक्शन के पहले का बजट है तो सरकार थोड़े कुछ न कुछ प्रयास ये करेगी कि भाई लोगों की पसंद वाला बजट बनाया जाए, है ना, चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो क्या उस लिहाज से बजट की प्रिपरेशन हो सकती है, इसकी संभावना है? उस हिसाब से हो सकती है, लेकिन जैसे ताहिर जी ने बताया कि फिस्कल डेफिसिट भी एक ऐसा एक फोकस रहेगा जहाँ पे इस साल शायद 5.9% या 6% के आसपास फिस्कल डेफिसिट आना चाहिए। और अगर आप FRBM के टारगेट्स देखेंगे तो 2 साल में ये 4.5% होना चाहिए। ओके। तो करीब करीब 70-80 बेसिस पॉइंट्स का कम करना ज़रूरी है।
वो कम करके कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस रखते हैं वो देखने लायक रहेगा। तो हमें लगता है कि अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे हर जगह पे फिस्कल डेफिसिट एक तरफ से ज़्यादा ही है, क्योंकि सब लोग ग्रोथ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से शायद यहाँ पे भी जोर तो उसी ओर रहेगा, लेकिन ये भी ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि हम 6% पे नहीं रह पाएंगे, उसको कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कम करते हैं तो उतना एक्सपेंडिचर भी आपको कम करना पड़ेगा। करेक्ट। ज़्यादातर फोकस शायद रेवेन्यू साइड पे रहेगा, जहाँ पे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन काफ़ी कुछ जो रेवेन्यू साइड पे है वो कम भी नहीं हो सकता, जैसे कि वेजेस, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सब। तो उस हिसाब से ये थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट रहेगा कि कैसे फिस्कल डेफिसिट को फोकस रखते हुए एक्सपेंडिचर पे फोकस आएगा। और जैसे आपने पूछा क्या हो सकता है पॉपुलेशन के लिए, तो हमें लगता है कि देखिए रूरल इकोनॉमी जो है वो कोविड के बाद एक तरफ से डिसरप्टेड अभी भी है। करेक्ट। पूरा वापस नॉर्मलाइज सिचुएशन पे नहीं आया हुआ है। तो हमें लगता है कि वो रूरल फोकस थोड़ा बहुत इस बजट में भी रहेगा। हो सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक फोकस एरिया है, वहाँ पे और भी शायद थोड़ा बहुत फोकस आ सकता है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल वैसे एक बजट रहेगा जहाँ पे जो आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स तो कंटिन्यू होते रहेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो भी थोड़ा बहुत फिक्स करने पड़ेंगे वो शायद इस बजट में भी दिखाई। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि भाई वित्तीय घाटा जो है वो 6% पे लाने की कोशिश इस बजट में होनी चाहिए, और ये रोड मैप चाहिए कि अगले 2 साल में 4.5% तक कैसे पहुँचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे फॉरेन के जो निवेशक हैं उनको ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, ज़रूरी है। और जैसे हमारे जो बॉन्ड्स अभी जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हुए हैं, तो वहाँ पे भी लोग देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट का सिचुएशन क्या है कंट्री का। तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ढीला नहीं हो सकते हम, थोड़ा बहुत ट्वीक हो सकता है, थोड़ा बहुत आप नेक्स्ट ईयर के लिए शायद उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपका जो रोड मैप है उससे बहुत ज़्यादा आप डिविएट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आप सब लोग ये जान लें, समझ लें अच्छे से, अगर कोई ये कहे कि ये तो इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट के लिए, आपके लिए, इकोनॉमी के लिए, तो ये गलत है। पूरी तरह से ये अहम है, इम्पोर्टेंट है, इसे देखना समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज से आशीष सर आपसे जो समझना चाहता हूँ कि बजट ये सिर्फ चुनाव के लिहाज से नहीं बनेगा, चुनाव के लिए अलावा भी इकोनॉमी के डायरेक्शन को लेकर पूरी तरह से क्लैरिटी रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए मैंने बताया कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है और इकोनॉमी को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो बैलेंसिंग एक्ट है, डेफिसिट भी है और ग्रोथ की तरफ भी देखना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप देखें पिछले 3 साल में, अगर आप 2019 को और अभी के माहौल को कंपेयर करें तो इसमें आपको बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे बैलेंसिंग एक्ट को लेकर के। 2019 में अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन ये था कि हमारा जीडीपी ग्रोथ केवल 3.5-4% रहेगा, तब हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.6% था। तो ग्रोथ नहीं होने के बावजूद भी बाहर का माहौल इस तरीके का था कि हम लोगों को डेफिसिट को प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा था, राइट। और अभी पिछले 3 साल का जो माहौल है वहाँ पे 3.6 किया, हमारा डेफिसिट 7.5, 7.6, 6.8 इस तरीके का डेफिसिट आया। तभी भी हम लोग ग्रोथ प्रायोरिटाइज कर रहे थे, क्योंकि सब लोग ग्रोथ के लिए देख रहे थे कि ग्रोथ कहाँ पे मिलेगा। तो प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ग्रोथ पे रहेगी, इसलिए क्योंकि अगर ग्रो करेंगे तो डेफिसिट कंट्रोल होगा। करेक्ट। देखिए, अगर आप कंट्री की नहीं कंपनी की बात करते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल करने से मुनाफा नहीं बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ाने से ही मुनाफा बढ़ता है। तो प्रायोरिटी कहाँ पे है इनकी, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और अगर ग्रो नहीं करेंगे तो टैक्स रेवेन्यूज़ ग्रो नहीं करेंगे, करेक्ट, ग्रो नहीं करेंगे, टैक्स रेवेन्यूज़ ग्रो नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो वैसे भी आप किसी भी तरीके का डेफिसिट ले लीजिए, ट्विन डेफिसिट जो है वो बढ़ता जाएगा। करेक्ट। सो आई थिंक प्रायोरिटी ग्रोथ पे रहेगी। और जैसा हर्षा साहब ने बताया, पूरे के जो रूरल इकोनॉमी है या जो रिटेल है उसके ऊपर शायद ज़्यादा ध्यान रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो दोनों ही लिहाज से रूरल इकोनॉमी में वैसे भी, जैसा आपने भी कहा हर्षा सर ने, कि भाई वहाँ से ग्रोथ अभी भी आनी बाकी है, प्री कोविड वाली चीज़ अभी तक हुई नहीं है, और दूसरा वोट भी, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों लिहाज से तो मतलब वहाँ तो फोकस रहेगा। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया ताहिर सर, उसी पे आपसे राय लेना चाहूँगा। इस साल मतलब कमाई को लेकर तो कोई समस्या है नहीं, चाहे वो टैक्स की कलेक्शन हो, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह सारे जो, वो तो मजबूत है। तो क्या सरकार को कहीं ना कहीं वो एक एडिशनल कंफर्ट कुशन रहेगा कि हम फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा टाइट रखें, इस बार हाथ से नहीं निकलने दें, क्योंकि पैसे हमारे पास वैसे बहुत आ रहे हैं?
तो बिल्कुल सही बात है। मतलब क्वेश्चन इसी बात का है कि मतलब जीएसटी कलेक्शंस आपके अच्छे रेट से चल रहे हैं, ग्रोथ भी 12-13% की, मतलब हायर बेस पे आपको मतलब 12-13% ग्रोथ आ रही है, तो मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़, लेकिन वो ऑब्वियसली वो डिमांड के साथ जुड़ी हुई है। आपके जीएसटी कलेक्शंस ऑल्सो एक लेवल पे कंजम्पशन और डिमांड के साथ जुड़ी हुई है, राइट। तो आपको उसको सस्टेन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो भी अहमियत रखेगा, बिकॉज नहीं तो आपका बैलेंसिंग में वापस प्रॉब्लम आ जाएगी बजट के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि आपके फिस्कल पोजीशन को शायद वो इम्पैक्ट नहीं करते ये बात, लेकिन 2024 में जहाँ तक हमारी सोच है, हमारा मानना है, ऐसा लग रहा है कि जो भी इंडिकेटर्स हमारे सामने है, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं, उससे लगता है कि मतलब वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर स्लो ग्रोथ ग्लोबली। अच्छा, ग्लोबली? तो ग्लोबली आई डोंट थिंक growth will be as strong as what it has been in 2022 and 2023. ओके। तो जो लैग्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स चाहे कह लो, या आप ये भी सोच लो कि यूएस ने भी अपना फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ाया ही है पिछले करेक्ट एक आध साल में, 1-1.5 साल में दे हैव बीन रनिंग मच अहेड ऑफ फिस्कल देयर स्टेटेड फिस्कल पोजीशन। ट्रू। तो वो शायद उनको भी थोड़ा मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा, और लैग्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स का भी शायद असर रहेगा। तो हमें लगता है कि 2024 में इट इज़ बेटर कि आप ये सोच के आपके अजम्पशंस में ये बिल्ड कर लो कि शायद आपको एक लोअर ग्लोबल ग्रोथ का सामना करना पड़े, और उसका असर शायद आपकी इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे भी करेक्ट होने की पूरी संभावना है। अब ये बात अलग है कि अपनी प्रपोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल इकोनॉमी इज़ नॉट वेरी हाई, तो शायद इम्पैक्ट हमारे लिए थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब इट कैन इट शेड कुछ 20-25 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स अपने जीडीपी ग्रोथ में से शायद वो निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। तो आई थिंक कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो है डोमेस्टिकली जो एक्सपोर्ट से ज़्यादा जुड़ी हुई है, स्पेशली एसएमई, एमएसएमई, वहाँ के उस पूल में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं इन द वैल्यू चेन। तो आई थिंक उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ से आपको थोड़ी मतलब ग्रोथ की किल्लत आ सकती है। तो ये एक दूसरा डायमेंशन है विच विल प्ले आउट। अभी पिछले 2 साल में वो शायद सोचना इतना ज़रूरी नहीं था, इतना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ थी, फिस्कल डेफिसिट्स हर एक नेशन में, जैसे हर्षा ने बताया, एक्सपैंड हो रहे थे, तो एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, एक्सेप्ट कर लिया कि ग्रोथ इज नॉर्मलाइज करने का, तो मतलब लोगों ने ठान लिया था। लेकिन अब वो चॉइसेस यहाँ से मतलब चेंज हो सकता। तो आई डोंट थिंक इट इज एनीथिंग टू डू विद इलेक्शंस। ऐसे कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि अभी ये साल वाला बजट विल बी अ डिफरेंट बजट, मे हैव टू बी अ डिफरेंट बजट, और डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस में नीड टू बी अप्लाइड कंपेयर टू व्हाट यू अप्लाइंग इन द लास्ट ईयर, जो थोड़ा कोविड ड्रिवन ज़्यादा होगा। आप जो बोलो उससे लग रहा है मतलब थोड़ा मुश्किल काम है इस बार एफएम के लिए, आसान काम है, आसान काम नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात हो रही है कि मतलब यू आर गोइंग टू फर्स्ट हैव अ वोट ऑन अकाउंट और फिर एक्चुअल बजट, तो शायद थोड़ा मैसेजिंग में भी कंफ्यूजन हो सकता है मार्केट को या इकोनॉमी को। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा हर्षा सर, ये बताएं कि क्या कुछ आए बजट में तो आप कहेंगे यार बजट बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, मतलब ये 2-3-4 चीज़ें जो भी आपको लगता है कि ये आ गई बजट में, तो मेरे लिए बजट अच्छा है, मार्केट के लिए बजट अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है? देखिए, ये तो विशफुल लिस्ट ही होगा, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके भी ये आशाएं होंगे जी। जैसे कि अब आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट को देखते हैं, वो जो पीक रेट था उसको कम करके अभी 25% पे ला चुके हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल टैक्स रेट को आप देखते हैं तो वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट से बहुत हायर लेवल पे, मैक्सिमम रेट तो 39% है। करेक्ट। लेकिन करीब 33% तो नॉर्मली सभी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन देखें कि थोड़ा घटते हुए वो नेक्स्ट 4-5 साल में एक रोड मैप आ जाए। लेकिन ये करने में मुश्किल ये है कि कहीं ना कहीं से आपको टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने पड़ेंगे, तो कहीं और कुछ टैक्स ट्वीक्स होंगे, या तो ग्रोथ इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको बिना कुछ ट्वीक हुए भी आप कॉम्पनसेट करें। लेकिन हमें ज़रूर ये लगता है कि अगले जो 4-5 साल है वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके इंडिविजुअल टैक्स रेट्स कम हो सकते हैं, और वो तो इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकता है। लेकिन इस बार होगा कि नहीं वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट 4-5 साल का अगर आप रोड मैप देखते हैं तो ज़रूर ये हो सकता है। सर मेरे को लगता है मैं तो अब आज के बाद हर एक बजट पे आपको ही बुलाऊंगा सर। इतनी बढ़िया बात कही है। मतलब एक्चुअली ये तो है ना, दिल की बात है। मैं तो कई सालों से सोच रहा हूँ कि कंपनियों को 25% पे ले आए तो इंडिविजुअल्स ने क्या गुनाह किया। 39%, वो तो ठीक है, 42 से 39 आया, थोड़ा सरचार्ज कम किया तो, लेकिन बहुत ज़्यादा है। मतलब बजाय से टैक्स नेट बढ़ाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के दायरे में लाएं और दर कम करें, वो ज़्यादा बढ़िया। तो करना चाहिए, तो गोल्डन चांस है।
बिल्कुल सी पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, टैक्स कलेक्शन का बेस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ने मतलब बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा देश है हमारा उतना, और जितने आप देखते हैं कंजम्पशन देखते हैं, जितने एयरक्राफ्ट्स और फ्लाइट्स देखते हैं, जितने वेकेशंस देखते हैं, उतना टैक्स नहीं आ रहा। टैक्स तो टैक्स आ रहा है, हाँ, मतलब लेकिन फिर भी अभी तक इंक्लूजन हुए जो लोग। नेट है वो, हाँ, वो कंप्लायंस अभी भी दिखता नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो हर्षा साहब ने बताया उसके साथ मैं एक चीज़ जोड़ूंगा जो मुझे कैपिटल मार्केट और कॉर्पोरेट्स के नज़र से दिखता है कि डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है वो अब वो रिकॉर्ड हो गया है भाई कि ये अनफेयर है ही, मतलब डबल सबको टैक्सेशन पता है, हाँ, है। बिल्कुल। राइट, आपने अगर कंपनियों का टैक्स 35 का 25 किया है तो डिविडेंड पे आप 10% ले लीजिए, 12% ले लीजिए, 15 ले लीजिए पूरा। सो आई थिंक वो एक बहुत ही अनफेयर चीज़ है, क्योंकि टैक्स पेड इनकम के ऊपर शेयर होल्डर के ऊपर पास से फिर से टैक्स लग रहा है। टैक्स लिया जा रहा है। तो ये रैशनलाइज करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखिए फिक्स्ड इनकम, जैसे हमारी कंट्री में फिक्स्ड इनकम में सेविंग या बॉन्ड मार्केट को डीपन करना है फिक्स्ड इनकम में, तो उसके ऊपर भी हर जगह पे आप म्यूचुअल फंड देखिए, बॉन्ड्स देखिए, हर जगह पे टैक्स लगा दिया गया है। करेक्ट। तो आई थिंक ये सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए कि पिछले 5-10-15 साल अगर आप देखें तो जीएसटी के रेट्स है, वो जीएसटी बजट में नहीं आता है, लेकिन जीएसटी के रेट्स का रैशनलाइजेशन, कहाँ पे 28% होना चाहिए, कहाँ पे 18 होना चाहिए, करेक्ट। वो छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, हर चीज़ों के ऊपर वाद विवाद होता है। तो जहाँ पे एक्सेसिव टैक्सेशन है, चाहे वो जीएसटी का पार्ट हो, वो बजट में नहीं आता, लेकिन अलग से उसको देखना चाहिए, डिविडेंड को देखना चाहिए, इंडिविजुअल्स, मतलब छोटे बेस पे आप 35-40% चार्ज कर रहे हैं, अगर सबके लिए 20-25% करेंगे। करेक्ट। आज हम सब एनेक्डोटली जब हम लोगों से बात करते हैं, हम सब देखते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ऐसा सोच रहे हैं कि भाई एक बार टैक्स भर के पूरा मामला सेटल कर दें। ठीक बात है। लेकिन अगर आप 40% रखेंगे हाँ, तो फिर तो बहुत इंसेंटिव है गलत काम करने का। हाँ, एग्जैक्टली ये अगर आप 20% लाएंगे तो बहुत इंसेंटिव है कि भाई ये सब और आप सुलझा दो एक बार। सामने है ना एग्जाम्पल, तो जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है और टैक्स कलेक्शन उल्टा बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने की कोशिश में। अच्छा, एक अब सवाल बाज़ार पे, क्योंकि ताहिर सर बजट और बाज़ार का कोरिलेशन तो है ही है। अब इस बार का कोरिलेशन कम है, ज़्यादा है, और पहले और बाद में क्या व्यू लेकर चलना चाहिए इन्वेस्टर्स को बजट के लिहाज से? नहीं, देखिए बजट के लिए मार्केट का टाइम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मतलब ये बजट भी एक्चुअली 2 हिस्सों में बटा हुआ है, Correct. बिफोर एंड आफ्टर, तो आपको ठीक तरीके से मतलब मैसेज नहीं मिल पाएगा, और शायद मार्केट भी उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान न दे कि भाई जैसे इन्होंने कहा कि डायरेक्शन वोट ऑन अकाउंट से मिल जाएगा, Correct. लेकिन स्पेसिफिक्स आपको सेकंड बजट में ही मिलेगा, एक्चुअल बजट में ही मिलेगी। तो तब तक आपको मतलब सेक्टर वाइज या किसी तरीके से इस तरीके से अप्रोच करना है तो आपको मतलब रुकना पड़ेगा, यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ कॉल। हाँ, लेकिन ध्यान किस तरफ है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना है, ये साइकिल को सस्टेन करना है, या आपको ये भी सोचना है कि कंजम्पशन में जो लैग है उसको मतलब आपको दुरुस्त करना है, तो वो सोच किस तरफ स्विंग हो रही है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उससे शायद मतलब कुछ नतीजे मिल जाए मार्केट को कि इंडस्ट्रियल्स जो बहुत सारा आउट परफॉर्मेंस दे चुके हैं पिछले 2-3 साल में, शायद उसमें से कुछ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, वहाँ पे मतलब वैल्यूएशंस भी थोड़े ऊपर की तरफ है, तो शायद वहाँ से मतलब रोटेट होके कंजम्पशन की तरफ, लो एंड कंजम्पशन, मिड एंड कंजम्पशन, हाई एंड कंजम्पशन तो वैसे भी कंट्री में इज़ डूइंग वेल, बट लो एंड पे जैसे हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे थोड़ी तकलीफ है, तो उसको कैसे हम बढ़ावा दें। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में वो स्विंग आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब थोड़ी बहुत, हालांकि वो बजट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन ओवरऑल लिक्विडिटी सिचुएशन इन द मार्केट, गवर्नमेंट की जो लिक्विडिटी पोजीशन है एज ऑफ नाउ इज़ क्वाइट लो। तो वो आरबीआई का मामला है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो शायद थोड़ा बहुत बजट से वो क्लू लेंगे, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का इंडिकेशन अगर मिलेगा तो दे विल बी इन अ पोजीशन टू जज 2 थिंग्स, इन्फ्लेशन का रुख कैसे होना चाहिए और क्या आरबीआई थोड़ा फ्रंट फुट पे बिहेव करेगी, विल इट टेक द सिग्नल्स कि नहीं हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हम कंट्रोल में रख रहे हैं। तो Correct. अगर वो होता है तो आरबीआई जो मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सिचुएशन को टाइट करके चल रही है उसको थोड़ा ढील देने की सोच सकती है, और वो ढील एज ऑफ नाउ ज़रूरी हो गई है। जैसे हमने देखा कि मतलब पूरे बैंकिंग सेक्टर में एज ऑफ नाउ डिपॉजिट्स की किल्लत हो गई है। करेक्ट। एंड चाहे वो HDFC बैंक हो या चाहे और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, एंड शायद उसका असर
क्रेडिट ग्रोथ पे भी आ सकता है, तो पूरी साइकिल उसके साथ जुड़ी हुई है, ग्रोथ की, इकोनॉमी की ग्रोथ साइकिल उसके साथ जुड़ी हुई है एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक वो भी कुछ ऐसे कंपल्शंस होंगे जो डिसाइड करेंगे कि आपके सेक्टर एलोकेशंस क्या होंगे। तो स्विंग करना बहुत मुश्किल, इसलिए मैं इस बारे मेरा पोजीशनिंग ये है कि किसी भी चीज़ को प्रीएम्प्ट ना किया जाए, आराम से है वैसे भी जो आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। हाँ, प्रोएक्टिव नहीं होकर 10% ऊपर कुछ करना पड़े, 10% नीचे में करना पड़े, but at least you will be on a better footing, you will be on a surer footing rather than preempting, और फिर उल्टा हो जाएगा तो आपको वैसे ही नुकसान। तो हर्षित सर, फिर क्या जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टेड हैं मार्केट में, वो हैं वैसे के वैसे बने रहें, कोई हड़बड़ी, कोई चेंजेस अपनी स्टैंस में करने की ज़रूरत नहीं, बजट को देखकर वैसे ही वैसे रहें, क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी इवेंट को प्ले करना बहुत मुश्किल है। अगर वैल्यूएशन बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है तो उस टाइप पे शायद आप एक थोड़ा सा कॉल ले सकते हैं कि चलो अभी खोने के लिए कुछ बचा नहीं है या गेन करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ये काम कर लेते हैं। करेक्ट। लेकिन आज के मार्केट में ऐसा तो सिचुएशन नहीं है कि आप एकदम एक्सट्रीम में कहीं पे हैं। करेक्ट। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि बने रहना बेहतर है। और देखिए, ये हर साल थोड़ा बहुत ट्वीक्स होंगे, हर साल कुछ सेक्टर्स को पॉजिटिव होगा, कुछ सेक्टर्स को नेगेटिव होगा। लेकिन जब तक अपना इकोनॉमी 7-7.5% ग्रो हो रहा है, जब तक अपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो डबल डिजिट में ग्रो हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इक्विटी रिटर्न्स तो हेल्दी ही रहेंगे। तो उस हिसाब से जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको तो कोई चिंता नहीं है, वो बने रहना चाहिए। लेकिन कोई ये स्पेकुलेट करना चाहते हैं कोई एक इवेंट के लिए, वो तो अलग बात है। फिर ठीक बात है। तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं, उनके लिए आया गया मतलब भी नहीं। ठीक बात है। अब सर, आशीष सर, आपसे आखिरी सवाल यही है, चूँकि बहुत सारे लोग नया पैसा भी लगाना चाहते हैं, और नया पैसा लगाने वाले भी यही सोचते हैं कि पहले लगाऊं बाद में लगाऊं, है ना। एक तो जिनके लगाए रखे हैं वो ये सोचते हैं कि निकाल लूँ बाद में, आगे पीछे। तो जिनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए क्या राय है? सो हमेशा जो फ्रेश पैसा लगाते हैं उन लोगों की दिक्कत होती है। मुझे पूछा भी जाता है, मैं काफ़ी दिनों से लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये लगाने के लिए तो 40-50% आप अभी लमसम लगा दीजिए। ठीक है। कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये इलेक्शन है, बजट है, ये सब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जब तक ये इवेंट्स है, दूसरी बात अमेरिका में जब तक एक तरीके से पॉज है तब तक, और जिस तरीके से FII फ्लो वगैरह यहाँ पे बन रहा है, और हमको लगता है कि इस साल FII फ्लो काफ़ी आएगा, तो अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। लेकिन जो सेकेंड हाफ है इस साल का, करेक्ट, सेकेंड हाफ में क्या होगा, इलेक्शन हो जाएगा, बजट हो जाएगा, करेक्ट, इवेंट्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे। कभी न कभी अगर US अपने ब्याज दर घटाता है तो US के ब्याज दर घटाने से हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन US जब ब्याज दर घटाएगा तो हमको ये भी समझना चाहिए कि जब उनकी आर्थिक व्यवस्था में किसी न किसी तरीके की हानि दिखेगी या कुछ स्लो डाउन दिखेगा, मंदी दिखेगी, तभी वो लोग ब्याज दर घटाएंगे। आमतौर पे ब्याज दर घटाना जब शुरू होता है वो आर्थिक व्यवस्था की मंदी के साथ और शेयर बाज़ार में थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ होता है। उनका शेयर बाजार गिरने से हमारे पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई नहीं है, लेकिन सिंपैथी में, भाईचारे में ना बिल्कुल थोड़ा बहुत तो पूरा भाईचारा सर। तो अल्टीमेट मतलब शॉर्ट टर्म में तो भाईचारा होता है, अल्टीमेटली बाद में इम्प्रूवमेंट हो भी सकता है, सुबह शाम वालों का ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट हाफ मुझे ऐसा देख के लगता है कि फर्स्ट हाफ तो जैसा है वैसा ही रहेगा, सेकेंड हाफ इतना अच्छा शायद ना भी हो, इसलिए 40-50% पैसा अभी डालना चाहिए। बाकी जैसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक वगैरह नहीं, पैसा अपने पास रखिए। ठीक बात है। सेकेंड हाफ में अगर कुछ चेंज होता है सिचुएशन, तब देख के पैसा लगाइए। बिल्कुल ठीक बात है। तो बजट काफ़ी कुछ इकोनॉमी के, बाज़ार के और पॉलिसी के डायरेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा। वित्तीय घाटे को किस तरह से सरकार मेंटेन करती है, आगे किस तरह का डायरेक्शन देती है, वो इंटरेस्टिंग होगा। कुछ सेक्टर्स के लिहाज से किस तरह के ऐलान होते हैं, और ख़ासतौर से चूँकि चुनाव के पहले का बजट है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से सरकार संभालने का काम करती है, और वहाँ पर दोनों ही लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भी और इलेक्शन के लिहाज से भी क्या कुछ आता है, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो ये ना समझे कि वोट ऑन अकाउंट है, इंटरिम बजट है, यहाँ कुछ खास होने वाला नहीं है। बिल्कुल ये बेहद काम का बजट होगा, ये समझाया आपको हमारे आज खास 3 मेहमानों ने, 3 दिग्गजों ने। हर्षा उपाध्याय साहब, आशीष सोमैया साहब और साथ ही ताहिर बादशाह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बजट पर विस्तार से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन देने के लिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।